नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं काला धन की और इस काले धन के सहारे लड़े जाने वाले चुनावों की। इसकी चर्चा मात्र इसलिए क्योंकि जिस तरह से दिनों दिन चुनाव महंगे होते जा रहे हैं और राजनीतिक दल जिस बड़े पैमाने पर काले धन का इस्तेमाल चुनाव में करने लगे हैं, उसकी तो सिर्फ आलोचना की जानी चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि जो दल विपक्ष में होने पर चुनाव आयोग के क्रियाकलापों पर सवाल उठाते हैं, वो ही दल जब सत्ता में आते हैं तो चुनाव आयोग उनके हाथ का खिलौना हो जाता है। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि 2014 में जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि एक कांग्रेस सरकार का करप्शन और दूसरा जो उन्होंने काले धन को वापस लाने का वादा किया था और उस वादे के मुताबिक उस धन को आम जनता के मध्य बांटा जाना था, जिससे दावा था कि प्रत्येक लोगों को उनके खाते में 15 लाख रुपए मिल जाएगा। वो रकम तो नहीं आई, लेकिन वही काला धन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए एक कवच का काम कर रहा। कवच का शब्द इस्तेमाल मैंने इसलिए किया कि काले धन के लिए जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत ही मुखर होकर आवाज़ उठाती थी, आज चुनावी फंडिंग के नाम पर किन लोगों ने उनको धन दिया है, किस वर्ग के लोगों ने वोट दिया है, किस वर्ग के लोगों ने उनको चुनावी सहायता मद में रकम दी है, इसका पता नहीं लग पा रहा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 31 अक्टूबर को जो चुनावी फंडिंग होती है चुनावी बॉन्ड के जरिए, उस संबंध में सुनवाई करने का निर्णय लिया है। आपको बता दूं कि 2019 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी को 9 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग में से करीब 90% हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आप सभी लोग जानते हैं, बड़े उद्योगपति, ठेकेदार और अन्य उद्योगों में लगे हुए लोग राजनीतिक दलों की चुनावी फंडिंग करते थे और ये सिलसिला लगभग जब से चुनाव व्यवस्था अपने यहाँ हुई है तब से जारी रही। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद फंडिंग व्यवस्था एक दल की ओर जाती दिख रही है, उससे ये तय हो गया है कि निश्चित तौर पर अब चुनावी फंडिंग में भी भ्रष्टाचार होने लगा। साल में 4 बार चुनावी फंडिंग के लिए एसबीआई अपना साइट खोलती है, घोषणा करती है। उसके मुताबिक कोई भी 1000 से लेकर 10 करोड़ तक का चुनावी फंडिंग बॉन्ड खरीद के अपने मनपसंद पार्टी को
चुनावी फंडिंग कर सकता है। उसका नाम भी गुप्त रहेगा और किसी को भी ये जानकारी नहीं दी जाएगी कि आखिर ये पैसा किसने दिया है और क्यों दिया है। व्यापारी किन्हीं लोगों को देंगे, अपराधी किन्हीं लोगों को देंगे, शराब माफिया किन्हीं लोगों को देंगे। अधिकांश आपने देखा होगा कि जो सत्ताधारी दल होता है उनको ही अधिकांश इसकी फंडिंग होती है, क्योंकि सभी जो सत्ताधारी दल होता है वही संभवतः उन चुनाव फंड देने वालों के हितों का रक्षण कर सकता है, क्योंकि विपक्षी दल तो उन्हें किसी प्रकार की सहायता देने में अक्षम साबित होंगे। अगर चुनावी फंड एक दल की ओर हो जाए, एक तरफा होने लगे, तो किस प्रकार देश का लोकतंत्र बचेगा, ये सोचनीय स्थिति है। और अगर एक तरफा ही फंड जाता है और कौन उसको दे रहा है, अगर इसकी जानकारी देश को नहीं मिलती तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि देश में लोकतंत्र के दिन भी गिने चुने रह गए हैं। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ ने 31 अक्टूबर को सुनवाई का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अब वो इस मामले को सुनना चाहते हैं कि आखिर चुनावी बॉन्ड के जरिए कौन से वो लोग हैं जो राजनीतिक दलों को फंडिंग कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये है कि अगर जब आपको पता ही नहीं लगेगा कि आखिर ये पैसा दिया किसने है, तो हो सकता है कि कोई राष्ट्र विरोधी ताकत भी किसी पार्टी विशेष को फंडिंग कर रही हो। ईडी का मुख्य काम यही पता लगाना है, लेकिन मुख्य तकलीफ की दे स्थिति ये है कि वही ईडी जिसे कि देश में पनप रहे काले धन को रोकने के लिए अभियान चलाना चाहिए, वो विपक्षी दलों के पीछे लगी हुई है कि आखिर विपक्षी दलों को फंडिंग कौन कर रहा है। सत्ताधारी दल, खासकर बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये चाहती है कि या तो जो भी कॉरपोरेट जगत है या जो भी ताकतवर लोग हैं जो फंडिंग कर सकते हैं करते हैं, वो सिर्फ उनके ही दल को फंड करें। अगर वो फंड चूँक वो जानकारी एसबीआई को होती है, एसबीआई को जरिए रिजर्व बैंक को होती है और रिजर्व बैंक के जरिए सरकार ये जान लेती है कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को फंडिंग की है, तो उसके आधार पर अगर फंडिंग खुद के दल की ओर होती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, पूछताछ नहीं होती। लेकिन अगर वही फंडिंग विपक्षी दलों, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों को होती है तो निश्चित तौर पर उनके पीछे आईटी एजेंसी, सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां लगा के मात्र इसलिए हैरान किया जाता है कि वो लोग भाजपा के खिलाफ चुनाव न लड़ पाएं। दिनों दिन जिस तरह से चुनाव महंगे होते जा रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि निश्चित तौर पर इसमें इन चुनाव में काले धन की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से सदन में धन पतियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, लगभग 75% लोग जनप्रतिनिधि जो खुद को कहते हैं वो करोड़पति हैं। साधारण लोगों को चुनाव में न तो टिकट मिलता है, अगर भूले से कोई पार्टी या निर्दलीय ही लड़ना चाहें तो उनको न तो आम जनता उनको समर्थन देती है और न ही
उनको आम जनता ही धन से मदद करना चाहती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि अगर लोकतंत्र की सभी राशियां सभी अगर एक तरफ हो जाएं, एक तरफा हो जाए, तो वहाँ लोकतंत्र कैसे बचेगा और कैसे आम जनता का प्रतिनिधित्व कोई कर पाएगा। जिस तरह से चुनाव आयोग पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय उस ओर गंभीर हुआ है, तो आशा है कि 31 अक्टूबर को जब सुनवाई शुरू होगी तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ ऐसा होगा कि जो देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।